हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 5B। और पहला प्रश्न आपका ये है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। देखिए बच्चों, इनको आपको बीजगणितीय रूप में लिखना है, ठीक है। जैसे 6 और x का योगफल, अगर 6 और x को हम जोड़े तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 6 और x को जोड़ने पर क्या आएगा? हम लिखेंगे इसको बीजगणितीय रूप में 6 जमा x, क्योंकि 6 और x का क्या है? योगफल, और योगफल का चिन्ह क्या होता है? ये प्लस, ठीक है, जमा। अब पूछा है कि x में से 7 घटाने पर, अब x में से 7 को घटाएंगे तो बीच में घटा का चिन्ह लगा देंगे। क्या आएगा? x माइनस 7, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तीसरे में पूछा है x का 5 गुना, मतलब 5 की x के साथ गुना कर रहे हैं। जब गुना करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5x, इस तरह से लिख देंगे। गुना करने में हम ऐसे लिख देते हैं, चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती। 5 गुना x भी लिख सकते हैं, 5x भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगले में पूछा है, अगले में दिया है कि x का 1/3, मतलब x का तीसरा भाग। 1/3 क्या होगा आपका? x बटे 3, अपॉन में 3 आ जाएगा। अगर x का आधा आधा पूछा जाता तो x बटे 2 कर देते। अगर x का 1/4 पूछा जाता तो x बटे 4 कर देते। यहाँ पूछा है x का 1/3, तो क्या करेंगे? x बटे 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। अब आपको ये कथन दिए हैं और इनको बीजगणितीय रूप में लिखना है, ठीक है। चिन्हों को, चिन्ह भी यूज करने हैं, ठीक है, और उनकी मूल संक्रियाएं, जैसे कि पहला दिया है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। जैसे हम बात करें वृत्त की, ये वृत्त दिया है, वृत्त का व्यास क्या है? एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, ये तो व्यास है, ठीक है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये पूरा क्या है? व्यास। तो व्यास क्या है? त्रिज्या का 2 गुना। तो लिखा हुआ है इसमें कि वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, ऐसे लिख देंगे। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पूछा है कि वृत्त का वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है, मतलब वर्ग का परिमाप। तो क्या लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? एक भुजा का 4 गुना, मतलब 4 गुना भुजा। भुजा के 4 से गुना कर दो तो क्या आ जाएगा? वर्ग का परिमाप, ठीक है। वर्ग क्या होता है? ये वृत्त तो ये है पहले वाले का, ठीक है। वृत्त तो ये है। वर्ग क्या होता है? जिसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये आपका वर्ग होता है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या है? 4 गुना भुजा। ये भुजाएं हैं, इसकी 4 भुजाएं, 1 2 3 4, ठीक है। आगे पूछा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो कैसे लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल। मतलब कैसे लिख देंगे इसको? लंबाई गुना चौड़ाई, इस तरह से लिख देंगे हम आयत के क्षेत्रफल को, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। ये आपका आयत होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये, ठीक है। ये क्या है? इसकी लंबाई, ये तो लंबाई है, ये और ये लंबाई है, ये और ये क्या है? चौड़ाई, ये इसकी चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, ये होगा, ठीक है। अगले पूछा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। अगर क्रय, देखिए क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य में हमने कोई वस्तु खरीदी है वो क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य क्या है? जिसमें हमने कोई वस्तु बेची है वो विक्रय मूल्य है। अगर हम कोई वस्तु कम पैसों में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा में हमने बेच दी, तो क्या होगा? लाभ,
ठीक है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तब हमें लाभ होता है। तो लाभ क्या है? लाभ होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर। अंतर मतलब घटा। तो कैसे लिखेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, ऐसे लिख देंगे। ये आपका क्या होगा? लाभ। चलिए इनको नोट कीजिए पहले आप। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि एक टोकरी में 50 आम हैं तथा दूसरी टोकरी में x आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है? तो इस तरह का प्रश्न हम कैसे करेंगे? देखिए बोला गया है कि एक टोकरी में, पहली में तो 50 है, दूसरी में x, तो पूछा है पहली में कितने अधिक है, मतलब पहली में अधिक है ना, तो पूछा है कितने अधिक हैं, तो पहली टोकरी में कितने अधिक होंगे? 50 में से दूसरी टोकरी के आम घटा दो, 50 माइनस x, इतने अधिक आम होंगे, इतने आम अधिक हैं पहली टोकरी में दूसरी से। ठीक है। और इसके तीसरे के बी पार्ट में पूछा है कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित मतलब वो एब्सेंट हैं, आए नहीं है। ठीक है। तो कितने छात्र हैं? 100 में से x बच्चे आए नहीं है, तो पूछा है तो उपस्थित छात्रों की संख्या, तो कितने बच्चे आए हैं? मतलब 100 तो आए हैं, x नहीं आए, तो आए कितने हैं? 100 माइनस x। ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा इसका? उपस्थित पूरा लिख लो अगर पूरा लिखना चाहो। विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या, विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितने छात्र हैं? 100 है। ठीक है। अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब है एब्सेंट। अनुपस्थित छात्रों की संख्या, कितने छात्र अनुपस्थित हैं? x। ठीक है। तो उपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट, जो आए हैं। उपस्थित छात्रों की संख्या होगी आपकी, कितने छात्र आए हैं? 100 माइनस x, इतने छात्र उपस्थित हैं। यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। आयत का परिमाप लिखिए। ये आयत की भुजाएं हैं x मीटर और y मीटर, लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है। अभी मैंने बताया था आयत का परिमाप क्या होता है, अभी तो मैंने क्षेत्रफल बताया था, परिमाप क्या होता है आयत का। चलिए देखते हैं, हम लिखते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है। ठीक है। तो 2 गुना लंबाई कितनी है? लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो 2 गुना x जमा y, ये होगा आपका आयत का परिमाप। ठीक है। प्रश्न 5 में दिया है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? ये गुब्बारा दिया आपको, इसका मूल्य x पैसे है। तो लिखेंगे हम एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है? x पैसे। ठीक है। और ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य, 12 गुब्बारों का मूल्य होगा 12 गुना x। जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे? 50 के। कैसे बताया? 5 की 10 में गुना करके बताया ना। ठीक है।
तो ऐसे ही एक गुब्बारे का मूल्य x है तो 12 गुब्बारों का मूल्य 12 गुना x, 12 गुना x को हम लिख देंगे 12x, इतने पैसे होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे दिया है आपको कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? तो क्या लिखेंगे कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? संख्या विद्यार्थियों की x, बोला है x विद्यार्थी हैं। ठीक है, 1/4 का है बालिकाएं हैं, तो क्या लिखेंगे? 1/4 क्या है? बालिकाएं। ठीक है, फिर लिखेंगे बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या कितनी है? 1/4। तो क्या लिखेंगे? x का 1/4। ठीक है, x का 1/4 कितना होगा? x/4, इतनी बालिकाएं हैं, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। प्रश्न संख्या 7 में दिया है कि संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है। ये आपको एक वर्ग दिया है और इसकी भुजा a सेंटीमीटर है, ये भी a, चारों भुजाएं a सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप लिखिए। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कितनी दी हुई है? a सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि वर्ग की भुजा कितनी है? a सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ये परिमाप का सूत्र है, 4 गुना भुजा। तो क्या लिखेंगे? 4 गुना भुजा कितनी है? a, तो लिख देंगे 4a सेंटीमीटर, ये होगा आपका वर्ग का परिमाप। ठीक है, 4a। इसी तरह प्रश्न 8 में दिया है कि लीला राधा की छोटी बहन है, मतलब लीला छोटी है, राधा बड़ी है। वह राधा से 6 वर्ष छोटी है, मतलब लीला जो है राधा से 6 वर्ष छोटी है। अब लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो पहले हम राधा की आयु मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? माना राधा की आयु कितनी है? हमने मान लिया x है, मान लिया राधा की आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है, तो लीला की कितनी होगी? लिखेंगे लीला की आयु क्या होगी? इसमें लिखा है लीला राधा से 6 वर्ष छोटी है, मतलब राधा से 6 कम, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 6। राधा की x मान ली हमने, तो लीला की क्या होगी? x माइनस 6 वर्ष, ये आपका सही आंसर होगा, लीला की आयु। ठीक है, अब आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9, और इसमें लिखा है कि माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवार के सदस्यों को दिए। माँ ने 16 लड्डू बनाए हैं और x लड्डू बांट दिए हैं। ठीक है, तो शेष लड्डुओं की संख्या कैसे बताएंगे? हम 16 में से x घटा के बताएंगे। ठीक है, माँ ने घर में बनाए लड्डुओं की संख्या, लड्डुओं की संख्या कितने हैं? 16। ठीक है, मेहमानों व परिवार के सदस्यों में बांटे लड्डुओं की संख्या
परिवार के सदस्य और मेहमानों में कितने लड्डू बांट दिए हैं? x लड्डू बांट दिए हैं, ठीक है। तो शेष लड्डुओं की संख्या क्या लिखेंगे? शेष लड्डुओं की संख्या मतलब कितने लड्डू बचे हैं। 16 बनाए थे, x बांट दिए तो 16 माइनस x लड्डू बचे हैं। इतने लड्डू कुल बचे हैं। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अभ्यास 5B में आपके इतने ही प्रश्न थे, तो चलिए इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अभ्यास 5C के साथ।